Good morning, all of you. Kapil, can you listen my voice? My voice is audible. ठीक है, एक बार दोबारा बोलूँगा कपिल, मेरे को बताना है ना, ये हटा कर। गुड मॉर्निंग कपिल, यस सर। आवाज़ आ रही है सही क्लियर? यस सर। ठीक है। बीच में आवाज़ है ना थोड़ी ब्लिंक हो तो मेरे को बता देना। ओके सर। So today we will discuss about Indian Council Act of 1919. आज हम भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में परिचर्चा करेंगे। कपिल, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ भारत परिषद अधिनियम 1919 लिखा हुआ? यस सर। ठीक है, तो इस स्क्रीन पर आप ध्यान रखना, इसके साथ में पढ़ाता हूँ। भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में परिचर्चा की। 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने परिचर्चा की। इन विशेषताओं में इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं ऐसी थी जिन विशेषताओं को 1919 के भारत परिषद अधिनियम में और विस्तारित स्वरूप दिया गया। पहली बात, जो सीमित और भेदभाव पर आधारित मतदान प्रणाली थी उसको थोड़ा विस्तृत किया गया। और दूसरी बात, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली थी उस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को मुसलमानों से आगे सिखों तक, ईसाइयों तक, एंग्लो इंडियन तक विस्तृत कर दिया गया। इसका मतलब है कि यह ब्रिटिश साम्राज्य की एक रणनीति थी जिस रणनीति के तहत वो फूट डालो और राज करो को विस्तृत स्वरूप दे रहे थे और अपने साम्राज्य को उन्होंने बचा रखा था। 1919 के अधिनियम की विशेषताओं से पूर्व हम ब्रिटिश भारत की उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जो 1919 के अधिनियम के ठीक पहले तक था। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1919 से पहले ब्रिटिश भारत में या अंग्रेज़ों के गुलाम भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका स्ट्रक्चर कैसा था। इट मीन्स व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन ब्रिटिश इंडिया। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटेन का सम्राट होता है, ब्रिटेन का राजा होता है। इसके बारे में परिचर्चा की है कि ब्रिटिश सम्राट जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, संवैधानिक राजतंत्र हम उसको कह सकते हैं, कि वह बेसिकली ब्रिटेन का ऐसा राजा होता है जो संवैधानिक संदर्भों में होता है। ब्रिटिश क्राउन, इसे ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाता था और यह बनता ज़रूर आनुवांशिक था, परंतु ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ब्रिटिश ताज को स्थान दिया गया था। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में या संसदीय व्यवस्था में प्रेसिडेंट होता है जिसको हम एज ए रबड़ स्टैम्प के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वही एक रबड़ की मोहर होती है जिसका यूज प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के द्वारा इसका यूज किया जाता है। कार्यकारिणी परिषद, यह गवर्नर सर जनरल स्क्रीन की नहीं रही है। आवाज़ गूंज रही है क्या? सर स्क्रीन ऑफ हो गई है, मतलब देख नहीं रही आपने, मैं बोला था ना। अब दिखाई दे रही है? नहीं। अच्छा अच्छा, अशोक सेकंड वाला सर का नाम है, उस पर क्लिक कीजिए। अभी नहीं दिखाई दे रही? कपिल, दिखाई दे रही है अभी? यस सर। अच्छा, सबके साथ शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ सर, अशोक सर के दो जगह नाम आ रहे हैं, नीचे वाले नाम पे आप दबाएंगे तब आएगी। वॉइस इज क्लियर कपिल? यस सर। ठीक है।
देखिए, ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो व्यक्ति होता था, दूसरी ये बात है कि ब्रिटिश ताज जो है, ब्रिटिश ताज के अधीन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है भारत मंत्री, यह वह व्यक्ति है जो ब्रिटेन में ही रहता था, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु उस समय ब्रिटिश भारत की संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रण इसके हाथ में होता था, या हम ये कह सकते हैं कि जो परामर्श देता था ब्रिटिश मोनार्क को या ब्रिटिश राजा को, या ऐसा भी कहा जा सकता है ब्रिटिश सरकार को जो परामर्श देता था। जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पावर होती है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। ऐसे ही ब्रिटेन में ब्रिटेन के राजा को प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। जिसे भारत मंत्री या भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता था, वह ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर होता था। ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री या पहली कैटेगरी का मंत्री होता था, इसलिए इसका आपने नाम भी देखा होगा, भारत मंत्री, अर्थात भारत का मंत्री। अब ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वह मंत्री है, पहली कैटेगरी का मंत्री है, प्रधानमंत्री का बिल्कुल नज़दीकी, या हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला ये मंत्री है। भारत मंत्री की सलाह के अनुसार ही, या हम कह सकते हैं भारत मंत्री की सलाह का मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से है, उसी के अनुसार ब्रिटिश क्राउन कार्य करता था। भारत मंत्री के अधीन भारत में रहने वाला एक व्यक्ति है जो संपूर्ण भारत के लिए है, और जिसका नोमेनक्लेचर 1858 के अधिनियम के माध्यम से वाइसराय से, गवर्नर जनरल से बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय कर दिया गया। यह गवर्नर जनरल एंड वाइसराय भारत मंत्री के नियंत्रण में हुआ करता था। इसका मतलब है कि आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि गवर्नर जनरल एंड वाइसराय वह बेसिकली पूरे भारत के लिए एक ही हुआ करता था। हम कह सकते हैं भारत के लिए, या जिसको ब्रिटिश भारत कहते हैं, उसके लिए एक ही गवर्नर जनरल एंड वाइसराय हुआ करता है। इस गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के अधीन प्रांतों में प्रांतीय गवर्नर होते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ब्रिटिश भारत के उस समय 7 प्रांतों में, और 1935 के दिन के बाद वो 9 और अंततः 11 ब्रिटिश प्रांत थे। प्रांतों में एक गवर्नर होता था जिसको प्रांतीय गवर्नर के नाम से जाना जाता है। अब गवर्नर जनरल की 2 परिषदें होती हैं। एक पहली परिषद जो आपको यहाँ दिखाई, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद। इस कार्यकारिणी परिषद का मतलब होता है कि गवर्नर जनरल की, हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से वो गवर्नर जनरल की सलाह देने वाली, परामर्श देने वाली, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के खास व्यक्ति होते थे, विश्वास पात्र व्यक्ति होते थे, या हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के अंधभक्त होते थे, जिसमें 2 भारतीय, 3 भारतीयों को भी लिया गया बाद में, उन्हीं लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको कहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया जाता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल ये एक ही इकाई हुआ करती है, इनमें कभी मतभेद नहीं हुआ। दूसरा है ये अनुत्तरदायी शासन का आधार है। यहाँ पर उत्तरदायी शासन जो मैंने बताया कि 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन को और अधिक विस्तृत किया गया, केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इससे पहले तक केंद्रीय विधानमंडल एक सदनीय हुआ करता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब 1909 के अधिनियम में एक सदन था और जिसका नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, केंद्रीय विधान परिषद था। अब 1919 के अधिनियम के द्वारा इस केंद्रीय विधानमंडल के भी 2 सदन कर दिए गए, एक राज्य परिषद और एक विधान सभा। केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन 1919 के अधिनियम के द्वारा किए गए। इस केंद्रीय विधानमंडल में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे। जहां डायरेक्टली मेंबर्स हैं, इनडायरेक्ट मेंबर हैं, इनकी कंपोजिशन के बारे में हम आगे विशेषताओं में परिचर्चा करेंगे। प्रांतीय गवर्नर, हर गवर्नर में जो प्रांतीय गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है। गवर्नर की भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसे गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद कहा जाता है। जिस तरह से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर प्रोविंस, प्रांतों में गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद। और जिस तरह से केंद्रीय विधानमंडल होता है, ऐसे ही प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल की संरचना स्थापित की गई है। यहाँ प्रांतीय विधानमंडल सभी में द्विसदनीय नहीं था,
वह 6 प्रांतों में द्विसदनीय था और बाकी प्रांतों में एक सदनीय था। ये आपको ध्यान रखना, इसका भी नाम वही था, प्रांतीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान सभा। इस तरह से प्रशासनिक संरचना को 1919 के अधिनियम से ठीक पहले तक और बाद में, जैसे मैंने कहा, दो ये भी था 1909 से 19 से पहले ब्रिटिश क्राउन भी था, भारत मंत्री भी था, गवर्नर जनरल वाइसराय भी था, प्रांतीय गवर्नर भी था, प्रांतीय विधानमंडल भी थे, केंद्रीय विधानमंडल भी थे। 1919 के अधिनियम ये किया गया कि इसके दो दो सदन कर दिए गए। इसका मतलब उससे पहले तक एक सदन था और अब द्विसदनीय कर दिया गया। इसमें भी लगभग आधे प्रांतों में जो एक सदनीय था उसको अब 2 सदनीय कर दिया गया, अर्थात 2 सदन यहाँ बना दिए गए और 2 सदन यहाँ भी बना दिए गए 1919 के अधिनियम। अब नेक्स्ट है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम है, उस भारत परिषद अधिनियम का इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड क्या रहा है। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू, ये ध्यान रखना आपको, भारत मंत्री मॉन्टेग्यू, इसी के नाम पर अधिनियम, पहले नाम इसका आएगा उसके बाद गवर्नर जनरल का, ने हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन का जो कॉमन सदन है, पहला सदन है, में ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी राज के द्वारा भारत में जिम्मेदार सरकार, ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है उत्तरदायी सरकार की बात कही गई है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कही गई, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात कही गई है। भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना का वादा किया गया, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। अर्थात 1919 के इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि उनका उद्देश्य यह है कि वो भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान करेंगे। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कहा जाता है, अर्थात भारत सचिव के नाम पर मॉन्टफोर्ड घोषणा पत्र भी कहा जाता है। वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत सचिव एडमिन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा संयुक्त रूप से प्रिपेयर किया गया यह प्रस्ताव जुलाई 1918 में प्रकाशित किया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। कांग्रेस लीग समझौते के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव को भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये इसका ऑफिशियल नोमेनक्लेचर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। भारत सचिव और तत्कालीन गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के नाम पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट अथवा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अब हम परिचर्चा करेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ये जो प्रश्न आता रहता है उसका आप ध्यान रखोगे। व्हाट आर दी मेन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919 के मुख्य विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले 1919 के अधिनियम के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, आप ध्यान रखोगे, जिन्हें गवर्नर के प्रांत, प्रोविंस ऑफ गवर्नर कहा जाता था, द्वैत शासन, डायर की जिसको कहा जाता है, दोहरा शासन जिसको कहा जाता है। द्वैत शासन की एक नई पद्धति की शुरुआत की गई। प्रांतों में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की स्थापना पहले से ही थी, आरंभिक स्वरूप में विद्यमान थी, परंतु इसके लिए प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्र का सीमांकन करना जरूरी था। अर्थात प्रांतीय सरकार कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करेगी, कौन कौन से विषय क्षेत्र में कानून बनाएगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, कार्रवाई करेगी, सजा देगी, इन सब के बारे में। दोहरा शासन क्या है? बेसिकली डायरकी का मतलब होता है 2 तरीके का शासन। देखिए इसके 2 स्वरूप हैं कि एक ही शासन व्यवस्था का संचालन 2 अलग अलग इकाइयों को दे दिया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैत शासन स्थापित किया गया उसमें 2 इकाइयां कार्य करती थी, बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब 2 शासक थे एक ही क्षेत्र के। इसी तरह से यहाँ डायरकी का मतलब है कि दोहरा शासन होगा, 2 इकाइयों के द्वारा शासन किया जाएगा। प्रांतीय द्वैत शासन का मतलब प्रांतों में, ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है कि प्रांतीय स्तर पर 2 समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। एक सरकार जिसे गवर्नर और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद, और दूसरी सरकार
जिसे प्रांतीय मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था। एक तो यह आधार हो गया। दूसरा आधार हो गया कि प्रांतीय सरकारों को कुछ विशिष्ट मामलों में ही कार्य करने का अधिकार था। प्रांतों में इन दोनों सरकारों को अलग अलग विषय दे दिए गए, अर्थात कुछ आरक्षित विषय जिन्हें कहा जाता था, वो आरक्षित विषय गवर्नर और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिए गए, और कुछ स्थानांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे वो मंत्री परिषद अर्थात प्रांतों की मंत्री परिषद को दे दिए गए। आप ऐसा भी कह सकते हैं प्रांतीय विधानमंडल को दे दिए गए। इस तरह से द्वैध यानी दोहरा शासन, प्रांतों में शासन करने वाली दो इकाइयां, एक गवर्नर और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद और दूसरा प्रांतीय विधानमंडल या प्रांतीय विधान परिषद, ये दो इकाइयां, इसलिए इसको द्वैध शासन या दोहरा शासन कहा जाता है। दूसरी फीचर है, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि प्रशासनिक विषयों का केंद्रीय और प्रांतीय के रूप में वर्गीकरण किया जाए। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे विषय जिन पर केवल गवर्नर जनरल एंड वायसराय तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद और केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा कार्य किया जाएगा, अर्थात केंद्रीय सूची के विषय। कुछ विषय प्रांतों को दे दिए गए, अर्थात इस पर प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद तथा प्रांतीय विधानमंडल या मंत्री परिषद के द्वारा। इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था को अलग बता दिया गया, केंद्र के विषयों को कानून बनाने के, कानून लागू करने के, इन विषयों को अलग कर दिया गया, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी और प्रांतों में प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी। जैसे वर्तमान में सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम के माध्यम से हमने डिवीज़न पावर्स का डिवीज़न कर रखा है कि केंद्र सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट होगी एंड अवशिष्ट सूची। इसके अलावा भी जो तीनों में शामिल नहीं उनका अवशिष्ट सूची आर्टिकल 258A के माध्यम से उन्हें केंद्र सरकार को सौंपा गया है। नेक्स्ट फीचर है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में गैर उत्तरदायी, या ध्यान रखना, गैर उत्तरदायी शासन की स्थापना बरकरार, इसका मतलब पहले से ही था, उसको कंटिन्यू रखा गया। यद्यपि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की या सरकार की स्थापना की गई। इस उत्तरदायी शासन का मतलब है, उत्तरदायी शासन अर्थात द्वैध शासन को स्थापित किया गया, यही उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का मतलब है कि जहां पर जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया हो, उसे उत्तरदायी शासन अर्थात सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। अगली विशेषता है, केंद्र सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रही। इसका मतलब भारत की जनता के प्रति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद, इसका मतलब कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता की अधिकतम सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया। कितने गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, इसकी लिमिटेशन को खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 3 कर दी गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल एंड वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर का जो टर्म था वो 5 वर्ष का होता था। समस्त कार्यपालिका की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद में निहित होती थी। इसका मतलब है कि वास्तव में 1919 के अधिनियम में भी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हुआ करती थी, कार्यपालिका की शक्तियां, जैसे आजकल राष्ट्रपति में निहित हैं, मंत्री परिषद सहित राष्ट्रपति में, ऐसे ही उस समय गवर्नर जनरल एंड हीज एग्जीक्यूटिव काउंसिल होल्ड द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। वे कार्यकारिणी या कार्यपालिका की शक्तियों को धारण करते थे, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद। परंतु गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी न होकर भारत राज्य सचिव या भारत मंत्री या ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी होती थी। इसका मतलब है कि केंद्र में निरंकुश शासन बनाया गया। निरंकुश शासन का मतलब है कि जो भी शासक जिन लोगों पर शासन करता है, अर्थात सरकार जनता पर शासन करती है और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हो, तो वह निरंकुश शासन होता है। अर्थात जनता को जवाब नहीं दे सके, जनता आलोचना नहीं कर सके और जनता उसको हटा नहीं सके, तो यह गैर उत्तरदायी अथवा हम कह सकते हैं अनुत्तरदायी शासन होता है। अर्थात गवर्नर जनरल एंड वायसराय को हम नहीं हटा सकते थे,
गवर्नर जनरल एंड वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी हम नहीं हटा सकते थे, उनके सदस्यों को भी नहीं हटा सकते थे, इसलिए केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की बात कही गई। नेक्स्ट फीचर है 1919 के अधिनियम की अपनी एक प्रियम्बल प्रस्तावना भी थी। 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के अंतर्गत इस प्रस्ताव को, इसका मतलब है कि वह प्रियम्बल क्या थी, प्रियम्बल में क्या कहा गया था। पहली बात, भारत अर्थात ब्रिटिश भारत जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा होगा, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य से अलग नहीं होगा। स्थानीय संस्थाओं पर जनता का नियंत्रण होगा, इसका मतलब है कि ब्रिटिश भारत के नाम से उसे जाना जाएगा। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, द्वैध शासन के माध्यम से ऐसा किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाएगा। भारतवासियों की शासन में सहभागिता को और अधिक बढ़ाया जाएगा तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमागत रूप से की जाएगी। जो रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल रूल है उसको और सीक्वेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा, सिस्टेमेटिक स्थापित किया जाएगा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार या गृह सरकार के रूप में भारत सचिव या भारत मंत्री जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन के रूप में, अधीनस्थ के रूप में कार्य करता था, ब्रिटेन में कार्य करता था, होम मैजेस्टी की गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। उसके अधीन भारत का गवर्नर जनरल, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया कि किस तरह से ब्रिटिश क्राउन होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है, और उसके अधीन भारत का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, और उसके अधीन प्रांतों में गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी परिषद तथा रियासतों में रेजिडेंट इस शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। जो शुरू में मैंने आपको डायग्राम में बताई किस तरह से प्रशासनिक ढांचा था, उसी को यहाँ स्पष्ट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सचिव की अनुमति और सलाह से ही गवर्नर जनरल अधिकांश निर्णय करता था। गवर्नर जनरल उसके कार्यकारिणी परिषद को एक निरंकुश, इसका मतलब जिस पर कोई कंट्रोल नहीं था, एकात्मक शक्तिशाली परिषद के रूप में स्थापित किया गया था। उसके निर्णय को बदला नहीं जा सकता था। वास्तव में कहने को अलग मुद्दा था, हकीकत यही थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर गवर्नर जनरल में ही निहित थी। उस पर और उसकी परिषद पर जनता के प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं था। इसका मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा न तो गवर्नर जनरल ने वायसराय को कुछ कहा जा सकता था, हटाया जा सकता, न ही उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किसी मेंबर को के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद की शक्ति असीमित, निरंकुश और अनुत्तरदायी थी। वह आपातकालीन प्रावधान, वीटो की शक्तियाँ, विधि आरक्षित रखने की शक्तियाँ, स्वीकार करने की शक्तियाँ, अध्यादेश जारी करने की असीमित शक्तियाँ रख। इसका मतलब है कि किस तरह से गवर्नर जनरल एंड वायसराय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉन कंट्रोल थे, अनलिमिटेड पावर को होल्ड करते थे। वो किसी भी स्थिति को इमरजेंसी स्थिति घोषित कर सकते थे। आज की तरह नहीं है कि राष्ट्रपति घोषित करेगा, वह गवर्नर जनरल को पावर था कभी भी वह घोषित कर दे, और उसमें सभी जो प्रोविंस के पावर्स होते हैं वो भी होल्ड कर लेता था, आरक्षित कर सकता था, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, रिजर्व रख सकता था, वीटो जारी कर सकता था। इसके अलावा 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में गवर्नर जनरल और उसकी अपनी कार्यकारिणी परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता था, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। उसकी सिफारिश पर ही कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के लिए, इसका मतलब जिसको अपॉइंट किया जाता है वो उसका विरोध कर ही नहीं सकता। गवर्नर के पद पर उन्नति भी तभी संभव थी जब गवर्नर जनरल की इच्छा होती, उसकी दया होती। वह अपनी परिषद के सदस्यों को विभाग आवंटित करता था, संचालन के नियम बनाता था, वह कार्यकारिणी परिषद की बैठकें बुलाता था, अध्यक्षता करता था। अच्छा, इस समय अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत में जो कार्य उस समय गवर्नर जनरल एंड वायसराय करता था, ऐसा कार्य इस समय भारत में कौन करता है? विभागों का आवंटन करना, पद बनाना, नियम बनाना, सबका डिवीजन करना, कौन बताएगा? रवि? सर प्रेसिडेंट करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। हाँ, कहने को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट करता है, वास्तविकता में जो इन पावर्स का यूज करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। हम कह सकते हैं कि भारत का प्रेसिडेंट आज किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, इट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस
एक्ट। रियलिटी इज दैट प्राइम मिनिस्टर प्रपोज द नेम ऑफ एनी मिनिस्टर। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का मंत्री के रूप में जो नाम है वो प्रधानमंत्री देता है, उसको भारत का राष्ट्रपति, कोई मंत्री शिक्षा मंत्री होगा या फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यह भी प्राइम मिनिस्टर तय करता है। और कौन राज्य मंत्री होगा या स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, ये सब प्रधानमंत्री बताता है और उसी के माध्यम से राष्ट्रपति कार्य करता है। जो उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी वो गवर्नर जनरल वाइसराय बुलाता था, परंतु आज प्राइम मिनिस्टर बुलाता है। इसका मतलब है कि हमने संविधान बनने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसराय हुआ करता था और ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था, इन दोनों को मिलाकर प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्रिएट किया है। परंतु उस प्रेसिडेंट की पोस्ट को हमने केवल नोमेक्लेचर के रूप में रखा है, नाम मात्र का रखा है कि वह केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। गवर्नर जनरल की जो उस समय शक्तियां थी या गवर्नर जनरल वाइसराय की जो रियल पावर थी, उन पावर को हमने प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। ये आपने को ध्यान रखना है कि उस समय तो ब्रिटिश साम्राज्य को, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखना था। ब्रिटिश ताज का उद्देश्य ब्रिटेन, भारत को गुलाम बनाए रखना था, इसलिए वो वहाँ से उन शक्तियों का संचालन नहीं कर सकता था। इस कारण से उसने भारत में शासन करने की जो निरंकुश शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दे रखी थी। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होता है, ऐसी मंत्रिपरिषद भी नाम मात्र की होती है, और वो चाहता नहीं कि जो जनता के प्रतिनिधि उनको पावर दे दिया जाए, क्योंकि उनको पावर दिया जाएगा तो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती मिलेगी। देन नेक्स्ट, यह वास्तव में ब्रिटिश भारत में, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत, बार बार मैं इस शब्द का यूज करता हूँ, ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च प्रतिनिधि था। वह सीधा भारत सचिव से संपर्क रखता था। वह अपनी कार्यकारिणी परिषद की भी अवहेलना कर सकता था, क्योंकि कार्यकारिणी परिषद को बनाता कौन था? कौन बनाता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट कौन करता था? अशोक बताएगा। अशोक, अशोक आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। कौन बनाता था? गवर्नर सर। वेरी गुड। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। प्रांतों में गवर्नर बनाता था और केंद्र में गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। इसका मतलब है कि जो जिस व्यक्ति को अपॉइंट करता है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना ही पड़ता है। जैसे आज भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत जो मंत्री परिषद है वह कलेक्टिवली आर्टिकल 75 थर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अब उस समय तो ऐसे निर्वाचन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ गवर्नर जनरल की इच्छा होगी, जैसे आज अमेरिका के राष्ट्रपति की इच्छा हो, वह उस व्यक्ति को जो कांग्रेस का सदस्य नहीं हो मंत्री बना सकता है। अब वो चाहे तो कभी भी हटा भी सकता है, कभी बना सकता है। इसलिए कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर थी। इस कारण वह जिन लोगों को, जैसे क्लास में मॉनिटर, टीचर किसी को मॉनिटर बनाता है तो उसको हटा भी सकता है, ठीक ऐसे ही है। वाइस चांसलर किसी को वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट करता है, प्रिंसिपल अपॉइंट करता है तो उसकी अवहेलना भी कर सकता है, उसको कभी भी हटा सकता है, या सलाह के बिना भी कार्य कर सकता था यदि वह उसे भारत में शांति कायम रखने के लिए सही नहीं मानता। अगर उसे लगता है कि गवर्नर या उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई मेंबर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अथवा कोई भी ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देगा, तो वह सबकी अवहेलना कर सकता था। ये बहुत ज़्यादा निरंकुश पावर थी गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल विदेश विभाग, अब या आप ये भी देख सकते हैं कि भारत के उस समय आज तो फॉरेन मिनिस्टर होता है, या हम कह सकते पीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद सब हैं, परंतु उस समय फॉरेन डिपार्टमेंट ही किसके कंट्रोल में था? गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। वो ही किसी देश से, इसका मतलब ब्रिटिश साम्राज्य जिनसे संबंध रखेगा। इसलिए आपको याद हो तो पहला विश्व युद्ध हुआ तो भी हमने ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया, और दूसरा महायुद्ध लड़ा गया 1939 से 1945, तो भी हमें ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से भाग लेना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद सेना को छोड़कर। राजनीतिक विभाग पर सीधा नियंत्रण रखता था। राजनीतिक विभाग द्वारा गवर्नर जनरल देशी रियासतों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता था। इसका मतलब मैंने कहा भी था कि गवर्नर जनरल वॉइसराय का मतलब होता है रियासतों का मालिक। इसलिए वह रियासतों पर रेजिडेंट्स के माध्यम से कंट्रोल रखता था। सभी देशी रियासतें, क्योंकि 1858 के अधिनियम से पहले रियासतों में हस्तक्षेप किया जाता था, परंतु अब ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश ताज ने ये मान लिया
कि रियासतों में हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा रियासतों के सामंतों को, तालुकेदारों को, बिचौलियों को या रियासतों के छोटे छोटे राजाओं को जो टैक्स कलेक्शन है उसका माध्यम बना लिया गया। इसका मतलब है कि अब इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिश सरकार भारत का शोषण कर रही थी, भारतीयों के माध्यम से ही भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। जब गवर्नर जनरल देशी रियासतों के साथ काम चलाता था तो उसे वायसराय के नाम से जाना जाता था। वह रेजिडेंट के रूप में अपना प्रतिनिधि प्रत्येक देशी रियासत में रखता था। रेजिडेंट उस रियासत की सारी सूचनाएं वायसराय के राजनीतिक विभाग को पहुंचाता था। जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती थी गवर्नर जनरल वायसराय के माध्यम के वायसराय को शेयर की जाती थी रेजिडेंट के माध्यम से। इसलिए आपने 1858 क्रांति के पहले देखा भी होगा कि कोटा के इसको रेजिडेंट को मार दिया गया, अजमेर, वो तमाम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। वो रियासतों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। गवर्नर जनरल या गवर्नर इस अधिनियम के द्वारा सह परिषद गवर्नर जनरल का 3 इकाइयों में सर्जन किया गया। इसका मतलब गवर्नर जनरल जो ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन कर दिया गया, इसको दोबारा आप रिपीट कर देते हैं। गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी परिषद 1 इकाई, दूसरी इकाई गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद, और तीसरी इकाई गवर्नर जनरल और केंद्रीय विधानमंडल। इसका मतलब जैसे आज मैं कहूँ कि संसद का मतलब किससे है, तो आर्टिकल 79 के अनुसार पार्लियामेंट मीन्स बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन अर्थात राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा तीनों को सामूहिक रूप से संसद के नाम से जाना जाता है। उस समय गवर्नर जनरल, केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद तीनों को मिलाकर केंद्रीय व्यवस्थापिका या ब्रिटिश भारत की संसद के नाम से जाना जाता था। आज जिसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, उस समय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रियल पावर भी गवर्नर जनरल में हुआ करती थी, प्रधानमंत्री नहीं हुआ करता था, इसलिए गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद इसको सामूहिक रूप से परिभाषित किया गया है कि वो रियल पावर को होल्ड करते थे। और तीसरी इकाई जो गवर्नर जनरल एंड उसकी कार्यकारिणी परिषद जो नाम मात्र की शक्तियां भी रखती थी और वास्तविक शक्तियां भी रखती थी संविधान के अनुसार, और रियल पावर भी। ये 3 इकाइयां थी। केंद्र में विधियों का निर्माण करने के लिए केंद्रीय विधानमंडल, जो केंद्रीय स्तर के कानून बनाने हैं वो केंद्रीय विधान सभा, संघात्मक व्यवस्था के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रांतों की तरफ से राज्य परिषद। जैसे आज राज्यसभा है, ठीक ऐसे ही उस समय राज्य परिषद हुआ करती थी। और जिस तरह से आज लोकसभा है उस समय विधानसभा हुआ करती थी। आपको ध्यान, हालांकि उसका जो कंपोजिशन है वो उल्टा था, अर्थात आज जैसे लोकसभा का कंपोजिशन है वैसा तो उस समय राज्य परिषद की संरचना थी, और आज जैसे राज्यसभा की संरचना है उस समय वो विधानसभा की संरचना थी। ये उल्टा था, आपको ये ध्यान रखना है, ये विपरीत स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा था। इस तरह से केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बने, एक विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। ये आपको ध्यान रखना, लेकिन ये ठीक उल्टा है, यानी आज की राज्यसभा और आज की लोकसभा कंपोजिशन के हिसाब से केंद्रीय विधानसभा की संरचना। अब ऐसा क्यों था, यहाँ आप देखोगे इसके अंतर्गत सदस्य संख्या 145, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 145 रखी गई, यानी आज की राज्यसभा की तरह, जिनमें से 41 सदस्य नामजद होते थे, नामांकित होते थे। 104 सदस्य सीमित और भेदभाव पर आधारित निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित होते थे। नामांकित सदस्यों में से 36 सदस्य सरकारी और 15 सदस्य गैर सरकारी, जबकि निर्वाचित 104 सदस्यों में से 52 सदस्य सामान्य क्षेत्रों से, 30 सदस्य मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से, 2 सिख निर्वाचन क्षेत्रों सिखों के द्वारा, 9 यूरोपियन क्षेत्रों से केवल यूरोप के लोगों के द्वारा, 7 जमींदारों की तरफ से, 4 वाणिज्य संघ की तरफ से, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया, अर्थात कार्यकाल भी कम था। इस तरह से इनकी संरचना रखी गई है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1919 के अधिनियम में केवल मुसलमानों तक सीमित थी, उसे बढ़ाकर यूरोपियन के लिए, ये याद रखोगे आप, सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, इन 4
सांप्रदायिक समूहों के लिए इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और विस्तृत कर दिया गया। विधानसभा का पहला अध्यक्ष 4 वर्ष के लिए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद विधानसभा सभापति स्वयं चुनेगी, परंतु इसके लिए भी गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। यद्यपि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, परंतु आवश्यकता के अनुसार गवर्नर जनरल इसे घटा और बढ़ा सकता था, बढ़ा सकता था। केंद्रीय विधानसभा गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से प्रांतों के लिए कानून बना सकती थी, परंतु 1919 के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी, न ही ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध कानून बना सकती। इसका मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में कोई भी कानून नहीं बना जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिरोध में आप कोई कानून नहीं बना सकते। ये ऐसी संरचना उस समय स्थापित की गई थी। भारतीयों के लिए संविधान भी नहीं बना सकती थी। ये भारत सचिव की किसी भी शक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को प्रोटेक्ट करना सभी अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य था। अब दूसरा है केंद्रीय विधानसभा की संरचना। अब देखिए कैसी संरचना। वित्तीय शक्तियों के रूप में बजट पहले केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता था, उसके बाद राज्यसभा में। बजट की प्रमुख 2 भाग होते थे, सरकारी खर्च का 85% और अन्य 15%। बजट के प्रथम भाग में विधानसभा बहस कर सकती थी, परंतु मतदान नहीं कर सकती थी, अर्थात वोटिंग का राइट्स नहीं था। केंद्रीय विधानसभा गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी पर बहुत कम नियंत्रण रखती थी, या मैं कह सकता हूं कि नियंत्रण रख ही नहीं सकती थी, क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी न होकर, इसका मतलब उत्तरदायी नहीं होती, किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? राज्य सचिव, भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी होती थी। केंद्रीय विधानसभा गवर्नर जनरल अथवा उसकी कार्यकारिणी परिषद के किसी भी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती थी, न उनको हटा सकती थी। विधानसभा के सदस्यों केवल प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का, आवश्यक मामलों में काम रोको प्रस्ताव लाने का अथवा निंदा या आलोचना करने का ही अधिकार था। ऐसा करने से गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था। अब दूसरा सदन, जिसको राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, इसकी संरचना क्या थी? विधानसभा, राज्य परिषद और गवर्नर जनरल, अर्थात आज की राज्यसभा, आज की राज्यसभा संरचना के हिसाब से, आज की लोकसभा और आज का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, इन तीनों को सामूहिक रूप से उस समय केंद्रीय विधानमंडल या ब्रिटिश भारत की संसद भी आप के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय विधानमंडल का दूसरा सदन था राज्य परिषद। इस सदन की कुल सदस्य संख्या 60 थी। 33 सदस्य विभिन्न प्रांतों से सीमित और भेदभाव पर आधारित मतदान प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होते थे। 27 सदस्य मनोनीत होते थे, 17 सदस्य सरकारी और 10 सदस्य गैर सरकारी होते थे। 33 सदस्य विभिन्न प्रांतों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। राज्य परिषद में पूंजीपतियों, जमींदारों, व्यापारियों का समूह था। इसे रूढ़िवादी सदन के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात आप देख सकते हो कि यहाँ पर 60 में से मेजॉरिटी जो मेंबर थे वो निर्वाचित होते थे, इसलिए मैंने कंपोजिशन के हिसाब से लोकसभा की पैरेलल तुलना की है। दूसरा है कि यहाँ अब वे राज्यसभा की तरह की पूंजीपतियों, जमींदारों, व्यापारियों, जैसे आज भी हम कहें कि वकीलों का सदन है, या हम कह सकते हैं कि आज की जो काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा जो है वह राज्यसभा अमीरों का, भारतीय अमीरों का और भारतीय वकीलों का सदन है। केंद्रीय राज्य परिषद का सभापति गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था। आज वे पदेन सदस्य भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्य परिषद को केंद्रीय विधानसभा के बराबर ही कानून बनाने की शक्तियां दी गई थी। इस मामले में पावर इनको बराबर थी। विधानमंडल के पहले और दूसरे सदन की शक्तियों को लगभग समानांतर रखा गया। दोनों सदनों के द्वारा पास नहीं होने वाले बिल कानून नहीं बन सकते थे। बजट विधानसभा में रखे जाने के दिन ही राज्य परिषद में रखा जाता था। राज्य परिषद मांगों पर अपना मतदान नहीं कर सकती थी। राज्यसभा या राज्य परिषद वित्त या धन विधेयक के संदर्भ में असहमति रखती थी
तो कानून केवल गवर्नर जनरल की शक्तियों से ही बन सकता था, अर्थात पावर के रूप में उसे आज की राज्यसभा के लगभग बराबर किया गया। विधानसभा और राज्य परिषद में विवाद की स्थिति में शक्तियां गवर्नर जनरल के पास चली जाती थी। आज भी ऐसा ही होता है। जॉइंट सेशन के मामले में जो राष्ट्रपति बुलाता है या शक्तियां जो धारित कर लेता है। यद्यपि विजय आज लोकसभा की होती है सदस्य संख्या ज़्यादा होने का। यदि किसी बिल के संदर्भ में दोनों सदनों में अंतिम गतिरोध हो जाए, आज भी ऐसा ही है, 6 महीने बीत जाएं, आज भी ऐसा ही है, तो गवर्नर जनरल आज राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता था। आज भी संयुक्त बैठक बुला सकता है। सदस्य संख्या के हिसाब से इस समय विधानसभा शक्तिशाली थी, आज भी लोकसभा शक्तिशाली है। यद्यपि दिखावे के रूप में संघात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था बनाएगी। संघात्मक कैसे कि केंद्र की शक्तियां और प्रांतों की शक्तियां बांटी गई। केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय प्रांत या हम कह सकते हैं केंद्रीय राज्य परिषद में शक्तियां बांटी गई। संसदीय व्यवस्था कहने को जरूर गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद बनाए गए, परंतु वास्तव में मंत्री परिषद का कोई मुखिया नहीं होता था और मंत्री परिषद को नामात्र की शक्तियां थी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, परंतु वास्तव में गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियों के कारण ब्रिटिश भारत की 1919 के अधिनियम की व्यवस्था संघात्मक न होकर, इसका मतलब फेडरल सिस्टम नहीं था, वह कैसी थी, यूनिटरी सिस्टम था, एकात्मक थी। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। पहले भी मैंने बता दिया, गवर्नर जनरल को शांति और सुरक्षा के नाम पर किसी भी बिल को रोकने की रद्द करने की शक्ति दी गई थी। यह प्रश्न या पूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। भाषण देने और दोनों सदनों में उपस्थिति के नियम बना सकता था। अनेक बिल की पूर्व स्वीकृति से इस सदन में रखे जा। कहने का मतलब ये है कि उस समय सभी शक्तियां गवर्नर जनरल में ही नीत होती थी, या मैं कह सकता हूं कि वह कहने को जरूर उत्तरदायी शासन या अधिनियम बनाया गया था, परंतु शक्तियां केवल दिखाने के लिए केंद्रीय विधानमंडल को दी गई, मंत्री परिषद को दी गई। हकीकत में सारी शक्तियां नियंत्रित की जाती थी गवर्नर जनरल एंड वायसराय के द्वारा। वह प्रांतीय केंद्रीय लोगों को कानून के लिए अनुमति देता था। वह किसी भी बिल को सम्राट के लिए आरक्षित रख सकता था। वह दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को भी रद्द कर सकता था। जब केंद्रीय विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता था। 6 माह के अध्यादेश जारी कर सकता था। बजट बनाने पर गवर्नर जनरल का पूरा अधिकार था। उसकी आज्ञा के बिना बजट रखा ही नहीं जा सकता था। इसका मतलब वित्तीय शक्ति भी पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में थी। अब आप देख सकते हैं कि विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, तीनों ही शक्तियां गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थी और न्यायिक शक्तियां भी उसके नियंत्रण में थी। अर्थात आज की कानून बनाने की शक्ति, कानून लागू करने की शक्ति और न्याय करने की तीनों शक्तियां गवर्नर जनरल में थी। इसलिए 1919 के अधिनियम में जो अधिनियम बनाया गया था वह गैर उत्तरदायी अधिनियम था और कहने को वह उत्तरदायी बनाया गया, परंतु सब शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। अंततः इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन, द्वितीय शासन की स्थापना की गई, जो पहले जिक्र किया गया। आज ये डायर की, जिसका अर्थ है डायर की शब्द है, यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना दोहरा शासन, अर्थात 2 इकाइयों के द्वारा किया जाने वाला शासन। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया, अर्थात केंद्र कौन से विषयों पर कानून बनाएगा और प्रांत कौन से विषयों पर कानून बनाएगा। प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटकर उसका शासन चलाने के शक्ति या उत्तरदायित्व 2 इकाइयों को दे दिया गया। तो यह आप ध्यान रखोगे कि 2 तरह से डायरकी को स्थापित किया गया। एक तो केंद्र सरकार के विषय, प्रांतीय सरकार के विषय 2 इकाइयाँ होगी। दूसरा है कि प्रांतों के विषयों को भी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के विषय, आरक्षित विषय और मंत्री परिषद के विषय, हस्तांतरित विषय। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट आरक्षित विषय और दूसरे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का संचालन, इसका मतलब है कि जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल एंड वायसराय को डिक्टेटर बनाया गया, निरंकुश बनाया गया, तानाशाह बनाया गया, ऐसे ही प्रांतों में गवर्नर को तानाशाह बनाया गया। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा आरक्षित विषयों का संचालन किया जाता था। विषय क्या थे? देखिए विभाजन, इसका मतलब अव्यवहारिक विभाजन था। विषय रखे गए जैसे कि
भू राजस्व, अकाल, सहायता, न्याय, प्रशासन, पुलिस, समाचार पत्र, छापाखाना, ये सभी ब्रिटिश सरकार के लिए लाभदायक थे, जबकि भारत मंत्री परिषद को प्रांतीय मंत्रिमंडल को स्थानांतरित से दी गई, जिनमें स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, कृषि, सहकारी, जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े, मापतोल अर्थात खर्चे के विषय मंत्री परिषद को दिए गए और आमदनी के विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद ने रख ली। इस अधिनियम में केंद्र के समान ही प्रांतीय स्तर पर भी एकात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह आपको ध्यान रखना है, जैसा केंद्र में था यूनिटरी सिस्टम, वैसा ही प्रांतों में भी यूनिटरी सिस्टम स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद की तरह ही प्रांतों के स्तर पर भी गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद संघात्मक और संसदीय व्यवस्था का दिखावा मात्र किया गया, केवल बताने के लिए सीमित रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो वास्तव में यह उत्तरदायी शासन दिखाने के लिए ही था, हकीकत में उत्तरदायी शासन नहीं था। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन में उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, हाई कमिश्नर इन यूनाइटेड किंगडम। यह आपको ध्यान रखना है, पहली बार। आज भी जो ब्रिटिश साम्राज्य कैसे कॉमन मंडल या कॉमनवेल्थ के जो मेंबर हैं, वहाँ हमारे जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं राजदूत के रूप में, उनको उच्चायुक्त कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में भारत का उच्चायुक्त, परंतु अमेरिका में भारत का राजदूत। तो जो कॉमनवेल्थ के सदस्य वहाँ आज भी इसे हाई कमिश्नर और हाई कमिश्नर ऑफिस कहा जाता है, जबकि अन्य देशों में जो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं वहाँ इसे एम्बेसी और ऑफिस ऑफ एम्बेसी के नाम से जाना जाता है। भारत सचिव के एजेंट के रूप में ब्रिटेन में रहकर कार्य करेगा। भारत सचिव के द्वारा भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना, ऑडिटर जनरल। इस अधिनियम के द्वारा एक आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया कि जब 1919 में अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम के 10 वर्ष बाद 1923 में ली कमीशन बनाया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा 1926 में इसका गठन किया गया था। एक शाही आयोग की बात कही गई, आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। 1929 में एक आयोग भारत आएगा और यह आयोग इस अधिनियम की कार्य प्रणाली और सफलता पर परिचर्चा करेगा। आपको याद है तो यह आयोग साइमन कमीशन के नाम से 1929 में आना था, परंतु यह 1928 में आया और 1927 में बनाया गया। इसका मतलब अपने निर्धारित समय से पहले ये आयोग गठित किया गया, निर्धारित समयावधि से पहले ये भारत में आ गया और 1928 में गो बैक साइमन और लाला लाजपत राय की घटनाक्रम आपको जरूर याद होगी। भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 2 और अधिकतम 3 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के लिए पृथक बजट का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की रिपोर्ट देने हेतु 10 वर्ष पश्चात एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो मैंने जिक्र किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार 1920 में आम निर्वाचन हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता था। इस समय ब्रिटिश भारत में 8 प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इस समय केवल 10% लोगों को ही मतदान का अधिकार था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनेक शक्तियां थी। प्रांतों की अपेक्षा केंद्रीय विधानमंडल सर्वोच्च रखा गया। प्रांतों में विधान परिषदों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि की गई। इस अधिनियम के द्वारा या 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जिसका जिक्र हमने पहले ही कर लिया है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक नरेश मंडल, राजाओं की जो रियासतें हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 1921 में इस नरेश मंडल का गठन भी किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को भी सीमित अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया। ये भी, हालांकि वो भी केवल व्यापारी वर्ग की महिलाओं को, कुछ महिलाओं को था, लेकिन महिलाओं को वोटिंग, लिमिटेड वोटिंग राइट्स भी दिया गया। इसी के साथ अपना 1919 का अधिनियम और उसकी मुख्य विशेषताएं पूरी हो गई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? अशोक, कपिल, रवि? समझ में आ गया? रवि समझ में आ गया क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू।